वर्ष 2021, जब पूरा देश कोविड महामारी की दूसरी लहर की चपेट में था। हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। पता चला कि नोएडा समेत यूपी के कई क्षेत्रों में मूक बधिर बच्चों को मुसलमान बनाया जा रहा है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस की जांच में पता चला कि मूक बधिर बच्चों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि भविष्य में उन्हें आत्मघाती हमलावर की तरह प्रयोग किया जा सके। इस पूरे षड्यंत्र की कमान दिल्ली में बटला हाउस से चलने वाली संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के हाथ में थी। 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया। पहला मोहम्मद जहांगीर आलम, जो इस्लामिक दावा सेंटर का प्रमुख है, और दूसरा मौलाना उमर गौतम, जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का रिश्तेदार बताया गया। वो कुछ वर्ष पहले ही मुसलमान बना था। मजहबी धर्मांतरण का ये गिरोह हिंदू साधु संतों की हत्या के षड्यंत्रों में भी शामिल था। 8 राज्यों में इसके तार फैले हुए थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच में एनआईए का भी सहयोग लिया गया। जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आए। विदेशों से धन की लेन देन के भी साक्ष्य मिले। 11 सितंबर 2024 को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 आरोपियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। जिन्हें उम्र कैद हुई है उनके नाम हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इरफान शेख, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रसाद रामेश्वर कनवारे उर्फ आदम, अरसलान मुस्तफा उर्फ भूप्रिय बंधु, कौसर आलम, फराज बाबुल्ला शाह, धीरज गोविंदराव जगताप, सरफराज अली जाफरी और अब्दुल्ला उमर। 10-10 साल की जेल पाने वालों के नाम हैं मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मन्नू यादव और कुणाल अशोक चौधरी। अपराधियों के नामों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करके धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता रहा होगा। न्यायालय का निर्णय तो आ गया, लेकिन इस मुकदमे के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक भारतीय के रूप में हमें इसके बारे में जानना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि देश की सेकुलर व्यवस्था में न्याय की लड़ाई कितनी कांटों भरी है। सबसे पहले इस समाचार को देखिए। ये इसी केस के बारे में है। सरसरी दृष्टि से पढ़ें तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में क्या बात हो रही है। बताया गया कि एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश होकर माफी मांगी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध भेदभाव किया है। जज ने ऐसा क्या किया था कि उन पर इतना गंभीर आरोप लगा और उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। अब 20 जनवरी 2024 को छपा ये समाचार देखिए। ये भी इसी धर्मांतरण केस के बारे में है। उच्च न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि केस की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। इस आधार पर एनआईए कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई आरंभ कर दी। जब भी किसी शुक्रवार को डेट पड़ती थी तो आरोपियों के वकील ये कहकर कोर्ट से चले जाते कि उन्हें जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है। ऐसे ही एक शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण गवाह का बयान दर्ज होना था। आरोपियों के वकीलों ने फिर से वही पैंतरा अपनाया। इस पर जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा कि मैं आपको नमाज के लिए जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इस दौरान न्यायालय की कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे देश में वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा माना जाता है। हम बार बार सुनवाई रोकेंगे तो मुकदमा कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। बचाव पक्ष के वकीलों को न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए।
इसके बाद जज ने एमिकस क्यूरी अर्थात कोर्ट की ओर से वकील नियुक्त कर दिया। जज की टिप्पणी के विरुद्ध आरोपियों के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिकायत कर दी। कहा कि नमाज पढ़ने से रोककर जज ने उनके मजहबी अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट में यह याचिका जस्टिस शमीम अहमद के आगे प्रस्तुत हुई। जस्टिस शमीम अहमद ने एनआईए स्पेशल जज के आदेश को मजहबी आधार पर भेदभाव का स्पष्ट मामला करार दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि एनआईए कोर्ट के जज ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में दिए गए मूलभूत अधिकार का उल्लंघन किया है। जस्टिस शमीम अहमद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा कोई सामान्य सरकारी नौकरी नहीं है। जज राज्य का प्रतिनिधि होता है, उसको ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जज को उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जब कोई वादी न्यायालय में प्रवेश करता है तो उसे ये अनुभव होना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका विषय आया है वो निष्पक्ष रहते हुए न्याय करेगा। जस्टिस शमीम अहमद ने नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता पर खूब लेक्चर दिया। यहां तक कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने केवल ये स्पष्ट नहीं किया कि एनआईए कोर्ट के जज ने वर्क इज वर्शिप और सुनवाई जारी रखने की बात कहकर किस प्रकार उच्चतम आदर्शों का उल्लंघन किया। जस्टिस शमीम अहमद ने स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी पर कई अपमानजनक टिप्पणियां भी की। आदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर अपने व्यवहार पर स्पष्टीकरण दें। 15 अप्रैल 2024 को जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत होकर बिना शर्त माफी मांग ली। लेकिन अपमानित करने का ये क्रम यहीं समाप्त नहीं हुआ। जस्टिस शमीम ने एनआईए के जज को अपने अपराध के लिए लिखित हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया। मीडिया में इन समाचारों की कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। ये एक तरह की सेल्फ सेंसरशिप होती है ताकि लोगों को पता ही न चल पाए कि कानून और न्याय किस तरह काम करते हैं। केवल इक्का दुक्का वेबसाइट्स पर ये समाचार आया। हमारी न्यायपालिका एक वर्ग विशेष के अधिकारों को लेकर कितनी सजग रहती है, ये किसी से छिपा नहीं है। आईएसआईएस के आतंकवादियों को जमानत देने के समाचार तो हम देख ही चुके हैं। हमारी सर्वोच्च न्यायालय तो एक हिंदू बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले मजहबी व्यक्ति को ये कहते हुए छोड़ चुकी है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ऐसे में यदि वे हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करके उन्हें मानव बम बना रहे हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। कोई जज यदि इस पूर्वाग्रह को तोड़ने का प्रयास करता है तो गलती उसकी है। अब इस समाचार को देखिए। एनआईए जज के बेटे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि जेईई में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये घटना हाईकोर्ट में माफी मांगने के लगभग 10 दिन बाद की है। हमें नहीं मालूम कि कर्तव्य पालन के लिए पिता के सार्वजनिक अपमान और बेटे की आत्महत्या के बीच कोई संबंध है या नहीं, किंतु आप समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो किसी परिवार पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जज के बेटे की मौत का दोषी आप किसे मानते हैं, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। और अब लखनऊ की सड़क पर मचे हंगामे का ये वीडियो देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि जस्टिस शमीम अहमद ने जिस नैतिकता, निष्पक्षता और उच्चतम आदर्शों की बातें की थी, उनका पालन कैसे होता है। ये वीडियो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि लाल टी शर्ट में जो सज्जन दिख रहे हैं वो माननीय जस्टिस शमीम अहमद, और हरी टी शर्ट में दिख रहा व्यक्ति उनका सुपुत्र है। उसका नाम हमें पता नहीं, अन्यथा हम उसके आगे भी माननीय अवश्य लगाते, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम की कृपा से हो सकता है वो भी जल्दी ही जज बन जाए। वीडियो में मेम साहब, कोर्ट के कर्मचारी और कई पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे माननीय जज साहब और उनके माननीय सुपुत्र
बीच सड़क पर एक गाड़ी वाले को धमका रहे हैं। वीडियो में उच्चतम आदर्शों पर आधारित मां बहन की गालियां भी दी गई हैं। हम उन्हें आपको नहीं सुना सकते। ये भाषा संभवतः जज साहब को ही शोभा देती है। एक सामान्य व्यक्ति यदि सड़क पर गुंडागर्दी करता है तो उस पर एफआईआर होती है और वो जेल जाता है, लेकिन जज साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद समाचार आया कि जस्टिस शमीम अहमद का चेन्नई हाई कोर्ट स्थानांतरण कर दिया गया है। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जाना पड़ा। ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया होती है, इसे सजा नहीं माना जा सकता। जस्टिस शमीम अहमद जिन उच्चतम आदर्शों का पालन लखनऊ में कर रहे थे, आगे भी उसे जारी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। अब जबकि मूक बधिर बच्चों को मुसलमान बनाने और उन्हें मानव बम बनाने के इस षड्यंत्र पर निर्णय आ गया है, एक सजग नागरिक के रूप में हमें आगे इस केस पर नजर रखनी होगी। उनका तंत्र बहुत मजबूत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। महंगे वकीलों की फौज लगाकर न्याय व्यवस्था को बंधक बना सकते हैं, पीड़ितों को डरा धमका सकते हैं। देश का पूरा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम उनके साथ है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी सम्मान के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। यदि न्यायपालिका आतंकवाद और बलात्कार के आरोपियों के प्रति उदारता दिखाएगी तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। साथ ही एक समाज के रूप में हमें सोचना होगा कि 1/3 भूमि देने के बाद भी हम मजहबी षड्यंत्रों से छुटकारा क्यों नहीं पा सके और कब तक इस स्थिति को सहते रहेंगे।